भैया आवाज नहीं आ रहा है ऑडियो। सॉरी हम म्यूट पे थे। तो हम फिर से बताते हैं कि जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स एक्सप्लोसिव होते हैं। ठीक है, एक्सप्लोसिव का मतलब फट जाते हैं, मतलब स्टेबल नहीं रहते हैं, किसी और चीज में डिसोसिएट कर गया, ब्लास्ट कर दिया, ये सब। ठीक है, जैसे अभी हुआ था ना, लेबनान में एक ब्लास्ट हुआ था। कैसे हुआ था? अमोनियम, तुम लोगों को बताया भी थे शायद, अमोनियम क्लोराइड की वजह से शायद ब्लास्ट हुआ था। वो बहुत टाइम तक रह गया था, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर से फिर रिएक्ट किया और उसके बाद फिर वो बहुत बड़ा ब्लास्ट कर गया। बिल्कुल उसी तरीके से ये सब कंपाउंड्स भी एक्सप्लोसिव होते हैं। ठीक है, अब जेनॉन के कौन से कंपाउंड्स एक्सप्लोसिव होते हैं? तो जेनॉन के सिर्फ वो वाले कंपाउंड्स एक्सप्लोसिव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड होते हैं। मतलब उस कंपाउंड में और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन होना चाहिए, तो वो सारे के सारे जेनॉन कंपाउंड्स एक्सप्लोसिव होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द जेनॉन कंपाउंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनॉन कंपाउंड्स आर एक्सप्लोसिव इन नेचर। ठीक है, तो तुम इसका आंसर कोई दे दो जल्दी से, वरना हम टिक करेंगे। ठीक है, अभी तक तुमने क्वेश्चन देख लिया होगा। ठीक है, एक्सप्लोसिव पूछा जा रहा है और रूल भी पता है तुमको कि जेनॉन के सिर्फ वही वाले कंपाउंड्स एक्सप्लोसिव होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होता है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड आंसर होगा, ये कंपाउंड आंसर होगा, और बाकी के जो रिमेनिंग 3 है वो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें फ्लोरीन भी साथ साथ आ रहा है। ठीक है, तो बस ये एक पॉइंट रह गया था लास्ट क्लास में जेनॉन फैमिली का। और एक और चीज रह गया था, वो भी बता देते हैं। बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, बेसिकली XeF6। ये चीज तुम लोगों को जब हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे तभी भी बताए थे कि पुरानी एनसीईआरटी में गिवन है, अभी के टाइम पे नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी इसको याद कर लो। ठीक है, जब XeF6 NaOH के साथ रिएक्ट कराता है तो ये फॉर्म करता है H4XeO4। ठीक है, और ये फाइनली NaOH के साथ रिएक्ट करता है फिर से, मतलब और एक्सेस NaOH डाला हमने तो ये फॉर्म करेगा XeO6 4 माइनस प्लस Xe प्लस O2 प्लस H2। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो XeO2H2 तो नॉर्मल सा चीज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है XeO6 4 माइनस, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, F2 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये। ठीक है, तो बस ये चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग को बस ये स्टेप याद रखना है कि जब XeF6 NaOH के साथ उसका बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इस स्टेप को भूल भी जाओ, लेकिन इसको याद रखना कि XeO6 4 माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद XeO2 और H2O रिलीज हो रहा है। ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो नाम है, इसका नाम बहुत प्यारा नाम है, इसका नाम है जेनिक एसिड। जेनिक एसिड। ठीक है, इतना सा है। ये 2 पॉइंट्स बस लास्ट क्लास में मिस हो गया था हमसे। और इसमें एज सच कोई भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है करने लायक कि जिसको हम डिस्कस करें। कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस होते हैं जो कि तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी उसका हम लिस्ट बना चुके हैं और तुमको वो दे देंगे। मेरा सजेशन है नहीं याद करो, क्योंकि वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन तुम लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा करने का मन है तो उसको कर सकते हो। ठीक है, उससे भी कुछ एक्स्ट्रा मत करना। ठीक है, उसका लिस्ट है मेरे पास, मेरे जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें एक्स्ट्रा रिएक्शंस करके गिवन होगा उसमें लास्ट पे। ठीक है, तो उसको देख लेना। मेरा सजेशन है कि मत ही देखना। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग कर लें। अब हम लोग को देखो ग्रुप 17 स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा सॉल्ट देख सकते हैं। मेरे हिसाब से सॉल्ट देखना थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन तुम लोग क्या वो चीज कर क्या जो हम बोले थे, सॉल्ट एनालिसिस का जो टेबल बनाना था वो हम तुम लोग को बोले थे, वो बनाए हो? नहीं बनाए हो या बनाए हो?
चलो मान के चलते हैं कि बनाए हो, तो हम लोग अभी उस सॉल्ट के उस टेबल को याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो जब हम लोग इस सॉल्ट के टेबल को देखेंगे तो इसमें बेसिकली एक तो होता है ग्रुप 1। चलो चलो छोड़ो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग अभी सॉल्ट का वो चीज़ करके नहीं आए, और जब तक तुम लोग करके नहीं आओगे तब तक वो चीज़ बताने का कोई फायदा नहीं है, नहीं तो तुम लोग उसको प्रॉपरली याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग ग्रुप 17 ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखते हैं। तो जो ग्रुप 17 होता है, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं ये है FCl, Br, I और एसिटीन। ठीक है, तो इसमें जो पहले के 4 होते हैं ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिटीन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एसिटीन जो है ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, तो इसीलिए ज्यादा नहीं मिलता है हम लोग को अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो फ्लोरीन है, सबसे पहले जो फ्लोरीन का एलिमेंट मिलता है हम लोग को, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है नेचर में। ठीक है, तो ये जो फ्लोरीन है ये नेचर में बेसिकली हम लोग को एक तो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, कुछ सॉल्ट्स में मिलता है, और इसका जो सबसे मेजर सोर्स जो है ये होता है फ्लोरस्पर। ठीक है, फ्लोरस्पर को हम लोग CaF2 बोलते हैं, यहाँ से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फ्लोरस्पर से भी करते हैं और क्रायोलाइट से भी करते हैं। क्रायोलाइट का नाम अभी तक तुम लोग सुन चुके होगे मेटलर्जी में, Na3Al F6। ठीक है, ये सब चीजों से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये फ्लोरीन होता है ये हम लोग के दांत में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हम लोग के दांत में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम लोग जब छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो हमारा दूध का दांत होता है। ठीक है, तो दूध का दांत बहुत कमजोर होता है। कमजोर इसीलिए होता है क्योंकि उसमें फ्लोरीन नहीं होता है। ठीक है, जो और इसीलिए वो दांत तुरंत टूट जाता है, और उसके बाद जब हमारा परमानेंट टीथ आता है उसमें फ्लोरीन होता है बेसिकली, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ठीक है, अब देखो इसका एक तुम लोग को रिएक्शन बता रहे हैं। सपोज तुम्हारे पास कोई छोटा बच्चा तुमको कहीं मिले, उसका दांत लेना और उसमें बहुत सारा फ्लोरीन किसी तरीके से ऐड करने का कोशिश करना, तो वो तुम्हारे पास परमानेंट टीथ बन जाएगा, अगर तुम उसको प्रॉपरली बना सको तो। जैसे उसका दांत लिए, बहुत सारा छोटा छोटा बच्चा का दांत लिए, एक बहुत जलता हुआ बीकर उठाया, भट्टी, ठीक है, उसको पिघला दिए पूरा मेल्ट। ठीक है, मेल्ट किए, और उसके बाद इसमें वापस कुछ अमाउंट का फ्लोरीन ऐड किए। ठीक है, फ्लोरीन ऐड किया F- आयंस के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके बाद जो इसका जो मिक्सचर बनेगा, जो मोल्टन मिक्सचर था इसके दांत का, ये बेसिकली अब तुम्हारा इनामल बन चुका है। ठीक है, इनामल बन चुका है, और इसका जो नाम होता है, केमिकल नेम, ये होता है फ्लोरोएपिटाइट। ठीक है, फ्लोरोएपिटाइट इसका नाम होता है। जब ये पूरा सॉलिडिफाई कर जाए तो फिर से छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, जिस आदमी को उसका जरूरत है उसको लगा दो। ठीक है, तो तुम्हारे पास परमानेंट टीथ बन जाएगा। अब देखो इसका जो रिएक्शन होता है वो हम लिख देते हैं, Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस, ये तुम्हारा मिल्क टी। ठीक है, इसमें जब तुम लोग फ्लोराइड आयंस के साथ रिएक्शन कराओगे F- के साथ, तो ये बेसिकली बनाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। ठीक है, ये चीज का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो हमारा इनिशियल ऊपर में लिखा हुआ है ये हमारा मिल्क टीथ, और जो नीचे लिखा हुआ है ये हमारा फ्लोरोएपिटाइट या इनामल कह लो, ये है, या परमानेंट टीथ्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखे? आज के लेक्चर में हम लोग सीखे कोई बच्चा दिखे तो उसका मिल्क टीथ को परमानेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो बिल्कुल ये जो 2-3 तरीका बताया, इससे तुमको फ्लोरीन इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, एक तो अर्थ क्रस्ट में, कुछ सॉल्ट्स में, फ्लोरस्पर में, और क्रायोलाइट में।
ठीक है, ये सब चीज उसके सोर्सेज है, ठीक है, और उसी के सोर्स का एक रिएक्शन एग्जाम्पल भी तुमको पता है। अब क्लोरीन तुमको कहाँ मिलता है, ठीक है, तो क्लोरीन बेसिकली तुमको कार्नालाइट एक सोर्स होता है इसको जिसका फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं, और रॉक सॉल्ट, इन दोनों में से तुमको क्लोरीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये मिलता है हमें KCl.MgCl2.6H2O से, ये होता है कार्नालाइट, और उसके बाद आता है हमारे पास रॉक सॉल्ट जो हमारा फेवरेट NaCl। इन दोनों कंपाउंड्स का अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा भरमार है, तो वहीं से हम लोग क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है एक कंपाउंड, इसको कहते हैं आयोडीन। आयोडीन को हम लोग कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, तो आजकल न्यूज में बहुत चल रहा है वीड, ठीक है, तो ये वाला वीड नहीं, सी वीड में मतलब पानी के अंदर बहुत छोटे छोटे पौधे उगते हैं, ठीक है, जो किसी के काम के नहीं होते, तो इसीलिए उसको सी वीड कहा जाता है। तो उन पौधों में आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और किसी केमिकल प्रोसेस की मदद से वहां से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पोटेशियम आयोडेट का भी अर्थ क्रस्ट में बहुत भरमार है, KiO3, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो तुमको ये पता चला कि किस चीज को हम लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्रोमीन का भी वही है सोर्स, अर्थ क्रस्ट में किसी पर्टिकुलर मिनरल से कर रहे हैं। ब्रोमीन का बेसिकली इतना ही है कि अर्थ क्रस्ट से सॉल्ट के फॉर्म में है, तो वहां से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा फैक्चुअल डाटा था, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसका। ठीक है, तो ऑल हैलोजन कंपाउंड्स आर कलर्ड, ये इसका सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। और ये हम लोग को सबसे पहली बात पता कैसे चलता है कि ये कलर्ड है, क्योंकि इसका जो अब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी है ये विजिबल रीजन में लाई करता है, ठीक है, विजिबल रीजन में लाई करता है, इसीलिए उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हम लोग को दिखाई देता है। और इसका क्या कलर होता है वो भी पहले बता देते हैं, F2 Cl2 Br2 I2। तो जो F2 होता है ये होता है पेल येलो, जो Cl2 होता है इसका हमारे पास कलर होता है ग्रीन येलो, ग्रीनिश येलोइश नेचर का होता है। जो Br2 होता है ब्राउन येलो, सॉरी रेड ब्राउन, ठीक है। और जो I2 होता है हमारे पास ये होता है वायलेट, ठीक है। ये इन सब का कलर हो गया। अब तो इस ये तो पॉइंट तुम्हारा जस्टिफाई हो गया कि ये सारे के सारे जो कलर है कंपाउंड्स है ये कलर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो इसका ये जो कलर है ये वो कलर है जो हम लोग देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व्ड कलर है, ठीक है। ये अगर इसका ऑब्जर्व्ड कलर है तो इसका जो ओरिजिनल कलर था, मतलब ये तो इसका बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया, तो ओरिजिनल कलर था इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर भी, ठीक है। VIBGYOR, तो ये कलर व्हील है, इसके मदद से हम लोग उसका जो ओरिजिनल कलर है ये निकाल सकते हैं। ये जो ये इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन जे एडवांस में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि तुमको दो एलिमेंट्स दे दिया था F2 और I2, ठीक है। इसका कलर और इसका एब्जॉर्ब्ड कलर के बारे में तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि तुमको ये चारों ही चीज बेसिकली तुमको अभी के लिए तो बताना है, ठीक है। तो अभी हम बता देते हैं। तो तुमको F2 का कलर पता है पेल येलो होता है, तो तुमने ये लिखा,
उसके बाद I2 का कलर तुमको पता है वायलेट होता है। फिर तुमने ये कलर व्हील बनाया, और यहाँ लिखा VIBGYOR। तो जो येलो है, ये वाला पेल येलो, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा तो कुछ वॉयलेट इंडिगो इस टाइप होगा। यहाँ पे हमने लिखा वॉयलेट इंडिगो, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वायलेट का, ये है बेसिकली येलो, ठीक है। तो हमने इसका रिवर्स कर दिया। अब ये चीज पूछा था ऐसे कि इसको कॉलम 1 में रखा था, इसको कॉलम 2 में रखा था, इसको कॉलम 3 में रखा था, ठीक है। ए ऑप्शन ऐसा बनाया था कि इसका जैसे 1 A B, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, जेई एडवांस में पूछते हैं कि कौन सा इसमें से कॉम्बिनेशन सही है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन बन चुका है इसमें, तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखना। ये हो गया इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर का बात। अब थोड़ा सा बात करते हैं, एक और कलर से रिलेटेड पॉइंट है, वो भी यहीं पे देख लो, ठीक है। कि जो आयोडीन होता है वो तो वायलेट होता है, लेकिन अगर इस I2 का रिएक्शन लोग Ki से करा दें तो ये बेसिकली अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। ये Ki3 बना देता है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड होता है ये वायलेट से रेड में चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेडिश ब्राउन में चेंज करता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना। और यहाँ पे अगर इसका और थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहो तो ये K+ है और I3- में टूट रहा है, ठीक है। I3- लीनियर स्ट्रक्चर होता है, वो सब बात तुमको पता है, ठीक है। इस चीज को तुम लोग ध्यान में रखना, ठीक है। एक कलर चेंज से भी रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब एक और पॉइंट नोट करो कि जो क्लोरीन वाटर होता है वो ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर एंड फॉर्म्स HCl एंड HOCl, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है और क्लोरीन वाटर क्या होता है, ये पॉइंट हर कोई सुना होगा। ये सब चीज तुम लोग ऑर्गेनिक में भी यूज करते होगे। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो तुम्हारा टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन पता चलता है, वैसे ही वैसे होता है आयोडीन वाटर, वैसे ही होता है क्लोरीन वाटर, ठीक है। तो क्लोरीन वाटर का क्या मतलब हुआ? क्लोरीन वाटर का मतलब हुआ Cl2+H2, ठीक है। ये चीज को अगर तुम बहुत समय तक छोड़ दोगे तो ये क्लोरीन का कलर कैसा था? येलोइश था, ठीक है। ये अपना कलर लूज कर जाएगा, एक इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा HCl और HOCl में, ठीक है। ये तुमको पता चल रहा है। अब HCl और HOCl में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा और ये जो येलो कलर था वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा और कलरलेस की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। अच्छा, लास्ट क्लास में बहुत फास्ट लग रहा था क्या स्पीड? नहीं भैया सही था। ठीक है। तो आज क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं तो इसीलिए हमको लगा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर हो सके। अब देखो, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली जो कलर से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज था वो कवर हो चुका है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ कलर से वेरिएशन नहीं पता, ठीक है। तुमको सारे का कलर पता चल गया, सभी का आयोडीन का कलर कैसे चेंज करते हैं, उसमें Ki को ऐड करते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, और साथ ही साथ क्लोरीन वाटर अपना कलर लूज करता है जब उसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्टैंड कराते हैं तो वो अपना कलर लूज करता है। ये भी बात तुमको पता चल गया। अब जो तुम्हारे पास एक और फीचर है, एक और पॉइंट है, वो नोट करो कि हम पहले स्टेटमेंट ही रीड करते हैं। और मूविंग डाउन द ग्रुप कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, color intensity increases because on moving down the group the gap between HOMO and LUMO increases for F2Cl2 Br2 and I2, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा पहले और एक बार लिख देते हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम इसको रीड कर पाओ। इसको तुम लोग भी अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है।
on moving down the group, color intensity in halogens increases because gap between HOMO and LUMO increases. ठीक है, थोड़ा सा इस पॉइंट को एक दो बार रीड करो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज तुमको पता चलेगा. ठीक है, तो तुम लोग एक बार एटलीस्ट इसको पढ़ लियोगे तो हम इसके बारे में कुछ कुछ तुमको पॉइंट्स बताते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि गैप बिटवीन होमो और लूमो या इंक्रीजेस नहीं या डिक्रीजेस होगा. ठीक है, गैप विद रिस्पेक्ट टू जो होमो और लूमो के बीच का गैप होता है वो एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता है. ऐसा क्यों होता है और इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, होमो होता है बेसिकली हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लूमो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, और ये जो होमो और लूमो कंसेप्ट है ये सिर्फ हम लोग 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं. Cl2 Br2 I2 का बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें पता नहीं है कि इसका होमो क्या है लूमो क्या है. ठीक है, तो इसीलिए इस चीज पे हम लोग दिमाग अपना नहीं लगाएंगे. लेकिन हम लोग को एक चीज पता है कि इसमें जो गैप होता है वो डिक्रीज करता है. ऐसा क्यों और इसको याद कैसे रखेंगे? इसको ऐसे याद रखते हैं हम लोग. ठीक है, कुछ इस तरीके से ये होगा तुम्हारा F2, ये Cl2, ये Br2 और ये I2. ये है तुम्हारा होमो और ये है तुम्हारा लूमो. ठीक है, तो होमो और लूमो के बीच का जो गैप है ये एनर्जी के रिस्पेक्ट में डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो इसको हम लोग बस इसी तरीके से याद रखेंगे और इसी की वजह से जो है तुम्हारा कलर का इंटेंसिटी बढ़ रहा है. ठीक है, एक मिनट रुकना, होल्ड. ठीक है, तो रिज्यूम करते हैं. तो यहाँ पे जो कलर के रिस्पेक्ट में सॉरी जो एनर्जी के रिस्पेक्ट में जो गैप है वो डिक्रीज करता है और इसको हम लोग इस तरीके से याद करते हैं और इसकी वजह से जो कलर इंटेंसिटी है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें किसी को कोई दिक्कत है इस पॉइंट को समझने में कि इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो वो बता सकते हो.
नहीं, कोई कुछ नहीं जानना चाहता तो ठीक है, तो सबको वो क्लियर है, इतना हम मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, क्योंकि इससे भी जे एडवांस जो है वो एक बार नहीं बहुत बार सवाल पूछ चुका है इसी पॉइंट पे, ठीक है। इसका कलर है वॉयलेट, इसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन, इसका कलर हो गया ग्रीनिश येलो, और इसका कलर है पेल येलो, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना सारा जो पॉइंट्स था, जो ये जो 4-5 पॉइंट्स थे सिर्फ कलर से रिलेटेड, और उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, कलर कैसे डीकलराइज हो सकता है, ये सबसे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट देखते हैं हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, बस एक रिकैप के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। और उसमें कुछ बातें डेफिनेटली हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, एक F2Cl2 Br2 और I2 ये हाइड्रोलाइज कर रहा है। अगर किसी को कोई आइडिया है कि ये क्या बना सकता है तो वो बोल सकता है। किसी को कोई आइडिया? पारितोष, तुमको कोई आइडिया? अंकित, आर्यमन, किसी को कोई आइडिया? अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है, कम से कम ये बता दो। हाँ भैया। ठीक है। चलो, किसी को कुछ इसके बारे में नहीं पता तो हम ही बता देते हैं। भैया HOF और तो ये HF। HOF और HF, और ये सब का भैया वही पैटर्न। ठीक है, ये है, ठीक है। लेकिन इसमें तुम्हारा कुछ आंसर सही है, कुछ गलत है। जो गलत है वो हम बता देते हैं। जो पहला वाला रिएक्शन था ये गलत था, ठीक है। और जो आखिरी वाला रिएक्शन था ये गलत था। बीच वाला जो दो है ये सही है, ठीक है। तो जो पहला रिएक्शन है इसका जो आंसर होता है ये होता है HF+O2, ये चीज फॉर्म करता है, ठीक है। और जो आखिरी वाला होता है ये नो रिएक्शन देता है, ठीक है। क्योंकि I2 बहुत बड़ा साइज में है तो पता नहीं क्यों नो रिएक्शन देता है, लेकिन ये देता है, ठीक है। और बाकी में ये दोनों तो नॉर्मल है, ये क्लोरीन वाटर है अपना और ये ब्रोमीन वाटर है, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसमें अभी और बातें हैं, लेकिन पहले ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखो। ये HF बना रहा है, HF+O2, HCl HOCl HBr HOBr। तो इसी में वो कलर वाला पॉइंट था कि अपना कलर येलो कलर को स्टैंडिंग पे लूज कर देता है। ये ब्रोमीन वाटर तुम्हारा फेवरेट केमिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएजेंट, और I2+ वाटर कोई रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। अब इसमें और क्या जरूरी बात है, तो इसमें और ये जरूरी बात है कि इसमें परसेंटेज रिएक्शन जो हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में अभी लिख रहे हैं, HF+O2 पहले वाले से, HCl+HOCl दूसरा, HBr+HOBr तीसरा, और चौथा H नो रिएक्शन, सॉरी नो रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर परसेंटेज देखें कि कितना परसेंटेज ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो तुमको पता चलेगा कि पहला वाला जो रिएक्शन है ये 100% कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जो 100% कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब कि जो F2 था, सपोज हमने स्टार्टिंग में 1 मोल F2 लिया था, अब जब फाइनली देखे तो यहाँ पे 0 मोल्स F2 बचा है और पूरा HF और O2 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए इसका 100% रिएक्शन कंप्लीट हुआ। जो सेकेंड रिएक्शन है वो 75% कंप्लीट होता है। मतलब सपोज हमने 1 मोल Cl2 से शुरुआत की थी, तो जब रिएक्शन खत्म हुआ तो 0.25 मोल्स ऑफ Cl2 अभी भी बच गया है, ठीक है, विच इज 1 - 0.75, इतना Cl2 अभी भी बचा हुआ है मीडियम में।
ये जो तीसरा रिएक्शन है ये 50% कंप्लीट होता है। मतलब अगर हमने 1 मोल Br2 से शुरुआत की थी तो इसका मतलब है कि हमारे पास फाइनली 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5 मोल्स ऑफ Br2 बचा, और आखिरी वाला नो रिएक्शन है। मतलब आखिरी वाले में तो रिएक्शन हुआ ही नहीं है। मतलब इनिशियली 1 मोल अगर हमने I2 लिया तो फाइनली भी 1 मोल I2 ही हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन परसेंटेजेस है, इसको याद रखना। ठीक है, दिस इज कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे एक और अगर टेबल चाहो तो ऐड कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट लेफ्ट। तो यहाँ पे 0%, यहाँ 25%, यहाँ 50% और यहाँ पे 100%। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये था अपना एक पॉइंट। अब इस रिएक्शन पे थोड़ा सा और बात करते हैं I2 प्लस H2O के बारे में। ये हमारे पास नो रिएक्शन देता है, कोई रिएक्शन करता ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा पलट दे, मतलब जैसे इस रिएक्शन को देखो, F2 प्लस H2O, ये क्या फॉर्म कर रहा है, HF प्लस O2। ठीक है, बस इसी रिएक्शन को अगर हम लोग सपोज रिवर्स कर दें तो यहाँ पे फॉर्म होगा हमारे पास HF प्लस O2 गिव्स F2 प्लस H2O। ये बस हम तुमको बस कोरोलरी जो होता है ना उस टाइप से तुमको बता रहे हैं। ये जो हमारा प्राइमरी रिएक्शन है, ये रिएक्शन कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये बस हम तुमको इसका पलटने पे क्या आएगा वो बता रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F माइनस प्लस H प्लस प्लस O2 गिव्स F2 प्लस H2। ठीक है, अब इसमें जो F है ना, ये इसको I से रिप्लेस करो। ठीक है, I से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, I माइनस प्लस O2 प्लस H प्लस, ये तुमको देगा I2 प्लस H2O, ये चीज। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है यहाँ तक जहाँ हम लोग पहुंचे, ये बिल्कुल सही रिएक्शन होता है। ठीक है, जब कभी भी हम लोग I माइनस आयोडीन का आयंस को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते तो ये I2 गैस देता है हमें, सॉरी I2 सॉलिड देता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये रिएक्शन इज द एग्जैक्ट सिमिलर जो हमें F2 का रिएक्शन को रिवर्स करने से मिलता है। ये बस हम तुमको बताना चाह रहे थे। ठीक है, ताकि तुमको ये चीज याद रह जाए। ठीक है, तो मतलब I2 प्लस वाटर तो कोई रिएक्शन दे नहीं रहा है, लेकिन अगर उसको हम रिवर्स कर दें फ्लोरीन के जैसा का, ठीक है, तो I माइनस इन एसिडिक मीडियम हमें I2 जरूर देगा। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वहां पे भी गिवन है जहाँ पे रिडॉक्स का वो जो चैप्टर था जहाँ पे हम बोले थे कि लास्ट पेज देखना उसका, जब सब चीज खत्म हो जाए, तो ये रिएक्शन वहां गिवन है। ठीक है, तो ये चीज को देखना एक बार, ये अच्छा रिएक्शन। ठीक, और यहाँ I2 किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि I2 का जो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है वो होता है सॉलिड। ठीक है, F2 का गैस होता है, Cl2 का गैस होता है, Br2 का लिक्विड होता है और I2 का सॉलिड होता है। जिसको नहीं पता था वो नोट कर लो। ठीक है, ये अब इतना तो हो गया हमारे पास। अब तुम्हारे पास आता है एक ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। तो F2 वापस इसी समय F2 Cl2 Br2 I2, बस हम लोग खेल रहे हैं इन चारों चीजों में ही सिर्फ खेल रहे हैं। तो तुम किसको क्या लगता है, कुछ अपना राय प्रकट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। चलो हम ही किसी से रैंडमली पूछ लिया करेंगे। ठीक है, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। यशी बताओ। सुमित, कम से कम अनम्यूट तो हो जाओ।
अनम्यूट भी नहीं होना तेरे को? और कौन है? शिवम? वे फ्लोरीन से आयोडीन डिक्रीज होना चाहिए, आयोडीन का सबसे कम। ठीक है, देखो इसको थोड़ा समझते हैं। जो आयोडीन है, एक तो ये, इसका एक बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है। बॉन्ड लेंथ क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें जो पी ओवरलैप है, ये हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है। 5p 5p का ओवरलैप होता है इसमें, ठीक है। 5p 5p का ओवरलैप है, तो इसका ये बॉन्ड लेंथ इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम होगा। और सेम इसी के लिए इसका 4p 4p ओवरलैप है, इसका 3p 3p, इसका 2p 2p। ठीक है, ये ओवरलैप तुमने नोट किया। अब इसके कारण जो हमारा आंसर होना है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, I2 Br2 Cl2 और F2। ये हमारा आंसर होना चाहिए था फाइनल, लेकिन ये हमारा आंसर होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जो F2 है, इसका हम लोग बोल रहे हैं कि सॉरी, ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा आया, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो F2 है, इसका हम लोग इसमें इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहे हैं कि F2 का जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन F2 में एक चीज और होता है, इसमें यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ कम है, ये इसका नुकसान कर देता है। नुकसान क्यों करता है? क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पे 3 3 लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। 3 3 लोन पेयर होने की वजह से और बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं, लोन पेयर रिपल्शन जो होगा ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा घट जाएगा। आयोडीन फ्लोरीन इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि अगर उसका एक ड्रॉप तुम्हारे हाथ पे ऐसे नॉर्मली गिर जाए तो वो दूसरे तरफ से छेद करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा अनस्टेबल और इतना ज्यादा खतरनाक होता है फ्लोरीन गैस। इसका ये अनस्टेबिलिटी का रीजंस बता रहा है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मतलब आयोडीन के थोड़ा सा पहले, तो जो फाइनल तुम्हारा ऑर्डर आता है बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी का, ये होता है I2 F2 Br2 और Cl2। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा नहीं होता है, फ्लोरीन सबसे कम भी नहीं होता है, वो आयोडीन से थोड़ा सा बस ज्यादा होता है बॉन्ड एनर्जी में, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बहुत छोटा सा पीरियोडिक टेबल का सवाल था कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो फ्लोरीन का ज्यादा होता है या क्लोरीन का ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होता है कि क्लोरीन का ज्यादा होता है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का ज्यादा होता है या क्लोरीन का ज्यादा होता है। तो हम ये बता देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, एफिनिटी का मतलब लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्लोरीन का थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अगर अकोमोडेट करेगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन वो अकोमोडेट करे तो उसका रिलेटिवली जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन का वो ज्यादा होता है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होता है, पॉलिंग स्केल पे इसका 4.0 और इसका 3.0 के अराउंड होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की जाए तो फ्लोरीन जो होता है इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर का बात आया तो पूरे जो फैमिली है इसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है फ्लोरीन का, फिर आता है क्लोरीन का, फिर होता है ब्रोमीन का, और आखिरी में आता है आयोडीन का। ये है इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कह लो या ऑक्सीडाइजिंग पावर कह लो, इसका ऑर्डर जो है वो ये है। और अगर रिड्यूसिंग नेचर का या रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर देखना चाहो तो सबसे कम जो होता है ये होता है F माइनस, फिर आता है Cl माइनस, फिर आता है Br माइनस, फिर आता है I माइनस। ठीक है, ये होता है रिड्यूसिंग नेचर ऑर्डर। ठीक है, इसको इन सब सीक्वेंसेस को अभी याद करते जाओ, जब हम लोग उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब तुमको ये चीज थोड़ा और क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब तो इससे हम लोग एक चीज और यहाँ से एक चीज पता कर सकते हैं, जो I माइनस है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का सबको को मतलब पता होना चाहिए। और ये जो है यहाँ पे F2 ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजों को ध्यान में रखना। और अगर किसी टर्म का मतलब तुम लोगों को नहीं पता है तो पूछोगे तो हम बता देंगे, नहीं पूछोगे तो हम ये समझ लेंगे तुमको पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट हमको याद करने में कोई और प्रॉपर्टी है या नहीं फिजिकल, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज से शुरुआत करते हैं। ऐसे तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को बीच बीच में ले ही ले रहे हैं रिएक्शन के फॉर्मेट में। एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शंस होता है। ठीक है, उस क्लास ऑफ रिएक्शंस को हम तुमको एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कंपाउंड लिया NaF। ठीक है, इसको हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 में ऐड किया। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 में ऐड किया तो इसमें क्या बनेगा 30 सेकंड से तुम्हारे पास सोच लो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग बुद्धि है तो सोच चुके होगे कि यहाँ पे H प्लस और F माइनस रिएक्ट करके HF का फॉर्मेशन कर दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका जो काउंटर पार्ट है दूसरा कंपाउंड से उसको लें तो यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे अगर सपोज NaBr है। ठीक है, इसको जब हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास HBr का फॉर्मेशन होगा। NaCl को लेंगे, पहले Cl ही ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे NaBr लेंगे तो कंसंट्रेट H2SO4 में ऐड करने के बाद हमें मिलेगा HBr, और आखिरी में NaI को लेंगे हम लोग तो हमारे पास मिलेगा HI। ठीक है, अब ये सब मिला। अब ये मिलने के बाद एक और जरूरी बात आता है यहाँ पे, वो ये कि इन सब एसिड का जो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में एसिड है, इसका अगर तुम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो तो पहले 10 सेकेंड्स एसिडिक स्ट्रेंथ सोच लेने के लिए, फिर हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। सोच लियोगे। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग बेसिकली ऐसे कंपेयर करते हैं। वन ऑफ द पॉसिबल वेज टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ है कि यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ ओवरलैप देख लें, जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 1s5p ओवरलैप है, और HF के केस में 1s2p ओवरलैप है। तो मतलब कि ये जो है इसमें ओवरलैप थोड़ा कम इफेक्टिव है, मतलब H प्लस टूटने का संभावना बढ़ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है।
ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब कि HI का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये सबसे ज्यादा है, फिर आता है HBr और फिर आता है HCl और आखिरी में होता है HF। ठीक है, HF ये हो गया तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो इसका मतलब कि ये जो HI है ये यहीं पे नहीं रुकेगा। ठीक है, ये तुरंत अपने आयनिक फॉर्म में ब्रेक कर जाएगा, H प्लस I माइनस में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये जो I माइनस है ये वापस जाके H2SO4 से जो यहाँ पे था इससे जाके रिएक्ट करेगा, उसको रिड्यूस करने का कोशिश करेगा और I2 खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में और जो SO4 माइनस था उसको SO2 गैस के फॉर्म में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसको तुम लोग को फिर से थोड़ा सा समझाते हैं। हमने लिया I माइनस, ठीक है, I माइनस लिया, इसको कंसेंट्रेटेड H2SO4 में डाला, H प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट किया, HI का फॉर्मेशन किया। ये जो HI था ये तुरंत एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किया क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके वजह से ये H प्लस और I माइनस के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किया। तुम लोग अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े होगे तो तुमको पता होगा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, एक्चुअली में तो कोई एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, सारे के सारे इक्विलिब्रियम फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट फॉर H2SO4। H2SO4 भी एक्चुअली इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है बहुत गौर से देखा जाए तो हर स्ट्रॉन्ग एसिड एकदम से नहीं टूटता, वो इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। ठीक है, तो H प्लस और I माइनस में टूटा। अब ये जो H प्लस है ये तो मीडियम में पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो I माइनस है ये आगे जाके ये जो SO4 2 माइनस है इससे पर्टिकुलरली रिएक्ट करेगा। ठीक है, इससे रिएक्ट करेगा और इसको रिड्यूस कर देगा इन SO2 और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में। ठीक है, इस रिएक्शन को समझने में किसी को कोई दिक्कत आ रहा है तो बोलो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी रिएक्शन है। सॉल्ट एनालिसिस का 15% पार्ट इज दिस क्लास ऑफ रिएक्शन। किसी को कोई डाउट है कुछ, अगर लॉजिकली लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है तो भी तुम लोग बोल सकते हो, क्योंकि हम एक दो चीज अभी जान के तुम लोग को बताया नहीं। तो मतलब तुम लोग को ये चीज समझ में आ चुका है, अच्छी बात है, तुम लोग को ये चीज समझ में आ चुका है। ठीक है, तो इसी के तरीके से जो अगला रिएक्शन होता है वो भी नोट करो, बिल्कुल सेम फिनोमेना पे। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है NaBr जहाँ से Br माइनस है, यहाँ हमने इसे कंसंट्रेटेड एसिड में डाला, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 में डाला, तो ये क्या करेगा, ये इसको सबसे पहले तो HBr में चेंज कर देगा। HBr में चेंज करने के बाद ये भी क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेगा H प्लस और Br माइनस में। तो ये जो Br माइनस है ये फर्दर ये SO4 2 माइनस पे अटैक करेगा और इसको चेंज कर देगा SO2 में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Br2 में। ठीक है, अब इसके बाद जो दो इसके बाद के रिएक्शन होते हैं HCl। ठीक है, जैसे NaCl को जब हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहे हैं तो ये फॉर्म कर रहा है HCl। ठीक है, HCl फॉर्म कर रहा है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। ठीक है, HCl इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम लोग उन पांचों को देखें तो उसके कंपैरिजन में तो ये कोई भी इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं करता है और रिएक्शन यहीं रुक जाता है। और HF के केस में भी, मतलब NaF का अगर हम लोग लेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं तो ये भी HF का फॉर्मेशन कर रहा है और इसके आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों उतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को। तो ये चीज को ध्यान में रखना। अब अगर इस रिएक्शन पे हम वापस आए, इस पूरे रिएक्शन सीक्वेंस में, तो इसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
देखो ये I2 फॉर्म किया, अब ये फर्दर Br2 फॉर्म किया, ये यहीं पे रुक गया और ये भी यहीं पे रुक गया। तो जब कभी भी तुम NaF को या फिर किसी भी मेटालिक फ्लोराइड को कंसंट्रेट H2SO4 में डालोगे तो HF फॉर्म करेगा, और HF का कलर क्या होता है, ये व्हाइट फ्यूम्स के फॉर्म में निकलता है, व्हाइट फ्यूम्स। जो HCl का कलर होता है ये भी होता है व्हाइट फ्यूम्स। अगर तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर को बनाए होगे तो तुमको इसका कलर पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक यहाँ पे इस टाइप का एक ट्यूब लेते हैं, यहाँ पे एक ऐसे बीकर, 2 कंटेनर लेते हैं, एक में शायद HCl लेते हैं, NH4Cl लेते हैं, तो वहाँ पे बीच में NH4Cl का व्हाइट फ्यूम्स आता है। लेकिन तुम लोग को वहाँ पे ये चीज़ भी बताया जाता है कि HCl का भी जो डेंस HCl होता है उसका भी कलर व्हाइट फ्यूम्स ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़। अब यहाँ पे जो Br2 फॉर्म हो रहा है, तो Br2 का कलर हम लोग को पता है कि रेडिश ब्राउन है, और I2 का कलर है वायलेट। तो मतलब अगर तुमसे कोई भी पूछे कि NaI को जब हम लोग कंसंट्रेट एसिड में डालते हैं तो हमारे पास वायलेट कलर ऑब्टेन होता है, तुम इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए सक्षम हो। और अगर तुमसे कोई पूछे कि NaCl को हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 में डालते हैं तो हमारे पास ये डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलता है, तो तुमको पता चल रहा है कि क्या चीज़ हो रहा है, क्योंकि ये सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए तुमको यहीं पे हम बता रहे हैं। यहीं पे एक्चुअली इसको बताया जाता है। तुम्हारी शीट में भी इसके से रिलेटेड बहुत सारे सवाल गए हैं, ठीक है। अब इस पे एक और बात, HCl का केस, द केस ऑफ HCl, ठीक है। तो क्या होता है, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। NaCl लिया हमने, कंसंट्रेट H2SO4 में डाला हमने, ठीक है। कंसंट्रेट H2SO4 में डाला तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, HF फॉर्म हुआ, HCl फॉर्म हुआ। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, तो कोई इक्विलिब्रियम वैसा कुछ फॉर्म नहीं करेगा, तो इसके वजह से ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन हम लोग इसमें अगर एक कैटलिस्ट डालें MnO2 का या फिर KMnO4 का, ठीक है, तो इन दोनों कैटलिस्ट को ऐड करने के वजह से क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, और Cl यहाँ से जो Cl माइनस है ये फर्दर फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये Cl माइनस फिर से जाके इधर रिएक्ट करेगा और इधर Cl2 गैस का फॉर्मेशन करेगा प्लस SO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे जो कलर आएगा ये येलो कलर आएगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जो तुमको रिएक्शन दिख रहा है इसमें बहुत सारा चीज़ है। इसमें P ब्लॉक है, इसमें D ब्लॉक है, और इसमें सॉल्ट। इन तीनों का रिएक्शंस को इंक्लूड किया गया है। अगर तुम लोग के स्कूल में भी डी ब्लॉक हो चुका है तो तुमको पता होगा ये रिएक्शन NCERT में गिवन है, डी ब्लॉक में लिखे, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा ओवरऑल रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो कैटलिस्ट ऐड करते हैं, ये अगर तुम F माइनस के केस में ऐड करोगे HF के केस में और सोचोगे कि ये फिर आगे प्रोसीड करेगा, तो नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ Cl के केस में प्रोसीड करता है, ठीक है। तो इसका जो पर्टिकुलर यूज होता है KMnO4 और MnO2 का, ये होता है टू इंटेंसिफाई द फ्यूम्स, इंटेंसिफाई द कलर ऑफ द फ्यूम्स, और टू प्रोसीड द रिएक्शन फॉर इन द केस ऑफ HCl। मतलब HCl के केस में वो व्हाइट फ्यूम्स को येलोइश में कन्वर्ट कर देता है बाय द कन्वर्जन ऑफ HCl इनटू Cl2। और अगर उसके नीचे का जो दो फ्यूम्स है, जो ब्राउन फ्यूम्स है और वायलेट फ्यूम्स है, तो इसके कलर को इंटेंसिफाई करता है, ठीक है, ठीक है। तो इतना तुम लोगों को पता चल गया। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो कह सकते हो। और अगर कोई देखना चाहे जो भी इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में, वो NCERT जरूर खोलना। डी ब्लॉक में Cl माइनस प्लस MnO2 गिव्स Mn2 प्लस प्लस Cl2। ये रिएक्शन तुमको रिएक्शंस विद MnO2 में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन है तो यहाँ पे भी Mn2 प्लस प्लस Cl2 सेम प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और ये भी रिएक्शन हो रिएक्शन ऑफ KMnO4 में मिल जाएगा, ठीक है। इसको तुम लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। इतना हो गया। अब यहाँ पे ऐसे तो डी ब्लॉक मतलब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। बाकी की बातें अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही घंटे के लिए बुलाए थे, तो 1 घंटा तुम्हारा पूरा होता है। जो कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, यहाँ नहीं पूछ सक रहा है तो टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर देना, हम देख लेंगे।
तो अभी के लिए किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो चलो मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है? चलो।